डीवी क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 फोर्स एंड प्रेशर, ये चैप्टर करेंगे हम आज। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और समझने की कोशिश करनी है। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट्स के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। वी ऑल नो दैट द मोशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सभी जानते हैं कि जो मोशन हमारा एक ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। इन क्लास 7th वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिटेल ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और क्लास 7 में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, ऐसी मोशन ऑब्जेक्ट की जो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। वी नाउ नो दैट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर। और अब हम ये जानते हैं कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, उसकी जो चाल है, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ये आप क्लास 7 में पढ़ चुके हो। हाउएवर वी हैव नॉट येट लुक्ड एट द कॉज ऑफ मोशन। और जबकि हमने अभी तक इस बारे में नहीं पढ़ा है या नहीं जाना है कि इस मोशन का, जो ये वस्तु गति कर रही है, ये मोशन क्यों कर रही है, इसका कारण क्या है। व्हेन एंड व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। कब और कैसे जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसी की स्पीड है, वो टाइम के अनुसार कैसे चेंज होती है। वी ऑल नो डैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन। हम ये जानते हैं अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे ही पड़ा है कहीं पर, तो वो डज नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन, अपने आप वो चलना स्टार्ट नहीं कर सकता। सम एफर्ट इज़ नीडेड टू मेक इट मूव। हमें उसको चलाने के लिए, मूव करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस वी नो डैट वी हैव टू पुश और पुल ए टेबल, ए चेयर और एन अलमीरा इफ़ वी विश टू चेंज इट्स पोजीशन इन ए रूम। और हमारी एवरीडे लाइफ में ये एक्सपीरियंस है कि हमें पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा किसी टेबल को या चेयर को या अलमारी को, अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं रूम के अंदर। ठीक है, यानी कि हमें अगर किसी भी चीज़ की, जैसे कि टेबल की अगर पोजीशन को चेंज करना है, तो या तो हमें उसको पुश करना पड़ेगा या फिर उसको पुल करना पड़ेगा, या तो उसको धक्का देना पड़ेगा या उसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। When we push or pull an object, we are exerting a force। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर या तो पुश करते हैं या तो धक्का लगाते हैं या फिर उसको खींचते हैं, तो हम क्या लगा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ए फुटबॉल एट रेस्ट हैज़ टू बी किक्ड टू सेंड इट ओवर ए डिस्टेंस। अगर एक फुटबॉल रेस्ट पर पड़ी है, एक फुटबॉल मान लो ग्राउंड पर पड़ी है, अगर आप उसको आगे पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर किक लगानी पड़ेगी। वी अगेन से इन डैट वी आर एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन इट। और फिर हम दोबारा यही बात कहेंगे कि हम उस फुटबॉल पर किक मारकर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। वी देयरफॉर से डैट वी एक्सर्ट ए फोर्स व्हेन वी पुश, पुल, किक और लिफ्ट ए गिवन ऑब्जेक्ट। इसलिए हम ये कहेंगे या ये कह सकते हैं कि हम एक फोर्स लगाते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, यानी कि उसको धक्का देते हैं, पुल करते हैं यानी कि खींचते हैं, किक लगाते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। आगे है, इन ऑल दिस सिचुएशंस सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, वेरी ऑफन ए muscular force is involved and its effect can be noticed or felt quite easily in all these situation। जो हमने सिचुएशन की बात करी है, किक लगाना, पुश करना, पुल करना, ठीक है,
सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कुछ हमने बाहर से कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिसके कारण फोर्स लगा है। जैसे कि हम अगर किक लगा रहे हैं तो कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। टेबल को हिला रहे हैं अपनी दोनों बाजुओं की हेल्प से, तो मस्कुलर फोर्स हमने लगाया। एंड इट्स इफेक्ट कैन बी नोटिस्ड और फेल्ट क्वाइट ईजिली, और जो हमने मस्कुलर फोर्स लगाया है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, उसको नोटिस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। इट फॉलोज दैट we need an external force to move a body from its rest position or to stop a moving body। इसलिए इससे हमें ये पता लगता है कि हमें अगर किसी बॉडी को मूव करना है, ठीक है, या फिर किसी मूविंग बॉडी को रोकना है, जैसे कोई फुटबॉल मैदान में चल रही है, ठीक है, उसको रोकना तो फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई फुटबॉल मैदान पर पड़ी है, आपने रेस्ट पर है, आपने इसको किक लगाई, वो मूव करने लगी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, मूव करने के लिए रेस्ट से, या फिर कोई मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसको रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें ऐसा करना है तो। आगे दिया इसने, फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टॉप ए बॉल by rolling down an inclined plane by applying a force against the direction of its motion। इसने एक एग्जांपल दिया, जैसे अगर हम एक, मान लो कोई फट्टे से एक रोलिंग हमने इंक्लाइंड प्लेन बनाया और इस तरह से कोई तिरछा ऐसे प्लेन बनाया और किसी बॉल को हमने ऐसे रोल किया ऊपर से, ठीक है, तो बॉल इस तरफ से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी नीचे की तरफ। अगर हम इस बॉल को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने हाथ से रोक देंगे या किसी दूसरी चीज़ से रोक देंगे, ठीक है। तो ये इसने एग्जांपल दिया है कि फोर्स लगाकर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है। वी कैन thus say that force is a pull or push which comes into play when there is an interaction of one object with another object। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो एक या तो पुल है या फिर पुश है, जब ये तब किया जाता है जब एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। जैसे ये बॉल थी और ये हमारा हाथ था, तो हमारे हाथ ने बॉल को रोक दिया, ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है और ये फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी विश टू चेंज द पोजिशन ऑफ ए स्टडी टेबल इन आवर रूम वी हैव टू पुश इट। एग्जाम्पल दिया इसने, जैसे हम स्टडी टेबल को अपने उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, रूम में जो स्टडी टेबल पड़ा है, तो हमें उसको पुश करना पड़ेगा। द स्टडी टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू आवर प्रेजेंस अलोन। जो स्टडी टेबल है वो हम सिर्फ अपने आप ही मूव नहीं करेगा कि हम वहाँ पर खड़े हैं कि वो मूव करने लग जाए, हमारी प्रेजेंस से वो मूव नहीं करेगा। देयर हैज़ टू बी एन इंटरेक्शन पुल और पुश बिटवीन अस एंड स्टडी टेबल। हमारे और स्टडी टेबल के बीच में कुछ ना कुछ पुल या पुश यानी कि इंटरेक्शन होनी ज़रूरी है। तो आप इंटरेक्शन समझ गए, कोई पुश कोई पुल या किक, ये सभी क्या है, इंटरेक्शन है। स्टडी टेबल और हमारे बीच में कुछ इंटरेक्शन होनी चाहिए तभी वो स्टडी टेबल मूव करेगा। द स्टडी टेबल बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और स्टडी टेबल उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ हम फोर्स लगाएंगे। जैसे ये स्टडी टेबल है, अगर हम इस तरफ को मूव करना चाहते हैं इसको, ठीक है, तो हमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस तरफ को फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर हम इस तरफ को मूव करना चाहते हैं तो हमें इस तरफ को ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा। आगे इसने एक एक्टिविटी दी है, वो एक्टिविटी हम देख लेते हैं क्या है इसमें, बिल्कुल ईजी है। गिवन बिलो सम सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्शन इन्वॉल्व। हमने एक्शन को आइडेंटिफाई करना है। कैन द एफर्ट बी कॉल्ड फोर्स, क्या इस एफर्ट को फोर्स हम कह सकते हैं। इज देयर एनी इंट्रैक्शन बिटवीन द टू कंसर्न ऑब्जेक्ट, क्या दोनों कंसर्न ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंट्रैक्शन हुआ है। तो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले इसने सिचुएशन दी है, ड्राइंग ए बकेट फ्रॉम ए वेल। कुएं में से एक बकेट को मतलब खींचना, ठीक है, उसमें जैसे कुएं में बाल्टी होती है रस्सी से लगी होती है, उसको ऊपर की तरफ खींचना, ठीक है।
तो फिर पानी निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, बकेट को खींचना पड़ता है हमें। तो एक्शन क्या हुआ, तो एक्शन इसमें हम कहेंगे इसमें एक्शन हुआ पुलिंग का, हमने खींचा है उसको, ठीक है। और नेक्स्ट बॉक्स में एफर्ट लीड्स टू फोर्स, यस और नो, क्या इस एफर्ट से फोर्स लगा, तो हम कहेंगे यस लगा फोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। आगे कह रहा है डज द एफर्ट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, क्या जो हमने एफर्ट किया है दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो ये भी क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। इंटरेक्शन हुआ है किस किस के बीच में, हमारे और जो हमने जो बकेट को खींचा है उसके बीच में इंटरेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है ओपनिंग और क्लोजिंग ए टेबल ड्रॉयर, एक टेबल ड्रॉयर है उसको हमने इसको या तो ओपनिंग करनी है उसकी या क्लोजिंग करनी है, इसको खोलना है या बंद करना है। तो खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बंद करना है तो एक्शन क्या आएगा, बंद करने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों आएगा, पुल और पुश, ठीक, पुल एंड पुश। और आगे कह रहा है एफर्ट लीड टू फोर्स, यस। डज द एफर्ट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इसका भी क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारी एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट में क्या है, स्क्वीजिंग वेट क्लॉथ एंड ड्राइंग, हमने वेट क्लॉथ को स्क्वीज किया है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने एक्शन क्या किया है, स्क्वीजिंग की है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा स्क्वीजिंग, तो अगले में यस आएगा और नेक्स्ट में भी यस आएगा, ठीक है। पैडलिंग ए बाइसिकल, तो हमने क्या किया, धक्का लगाया आगे को तभी वो जो साइकिल आगे को चलेगी, तो हमने क्या किया, पुल किया है, सॉरी पुश किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट में भी यस आएगा और नेक्स्ट में भी यस आएगा, ठीक है। मूविंग ए लोडी ट्रॉली, एक लोडी ट्रॉली है उसको मूव करना है, तो या तो हम उसको पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। तो इसमें या तो हम खींचेंगे उस ट्रॉली को या फिर धक्का देंगे, पुल और पुश आएगा इसमें। नेक्स्ट में यस आएगा, नेक्स्ट में भी यस आएगा। हॉकी प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी कॉर्नर शॉट, तो क्या कर रहा है, हॉकी प्लेयर ने क्या किया, क्या लगाई, शॉट लगाई उसने, हिट किया उसने, ठीक है। ए हॉकी प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी कॉर्नर शॉट, तो क्या किया उसने, हिट किया, बॉल को हिट किया, ये एक्शन किया इसने, ठीक है। और नेक्स्ट में भी क्या आएगा, यस आएगा, और नेक्स्ट में भी क्या आएगा, यस आएगा, ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था। तो ये थी एक्टिविटी, सिंपल सी एक्टिविटी थी। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन इन्फर दैट द फोर्स कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इस एक्टिविटी से हमने ये जाना कि फोर्स तभी लगता है, ठीक है, फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट, जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तभी फोर्स लगता है। जैसे ये फुटबॉल पड़ी है रेस्ट में, इस पर अगर फोर्स कब लगेगा, जब हम उस पर क्या कर देंगे, किक अपनी लगा देंगे। जैसे ही हमने इस पर किक लगाई ये मूव करने लगी, तो दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, फुटबॉल और हमारी किक के बीच में, ठीक है। तो जब भी फोर्स लगेगा कम से कम दो ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी फोर्स लगेगा। Thus an interaction of one object with another object can result in a force between the two object। तो वही बात आ गई, जब इस इंटरेक्शन के कारण ही ऑब्जेक्ट विद वन अनदर, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो इंटरेक्शन होगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स, ठीक है। अब हम इसको जानेंगे कि फोर्स क्या है। वी कैन नाउ से डैट ए फोर्स इज ए पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद वन अनदर ऑब्जेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है, ये डेफिनेशन भी होगी फोर्स की, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे लिखोगे, ए फोर्स इज ए पुल और पुश। फोर्स क्या है, या तो एक पुल है या पुश है, अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन होता है, तो फिर फोर्स लगता है, और फोर्स क्या है, पुल या पुश है। वेन एवर देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट some force act between them. When the interaction ceases, the force between them no longer exist। जब
दो बॉडीज़ के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होता है तो फोर्स लगता है, और जब ये इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, सीज हो जाता है, तो फोर्स भी नहीं रहता, यानी कि फोर्स भी लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स भी नहीं लगता। जब इंट्रैक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। फोर्स एग्जिस्ट ओनली एज ए रिजल्ट ऑफ सम इंट्रैक्शन। फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा बॉडीज के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास डू यू नो। फोर्स डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व एफर्ट बाय लिविंग बींग्स लाइक ह्यूमन और एनिमल। फोर्स डज नॉट ऑलवेज इन्वॉल्व, फोर्स हमेशा ऐसे नहीं होता कि कोई लिविंग बींग्स या ह्यूमन है या एनिमल है वो एफर्ट लगाए तभी ही फोर्स लगता है। फोर्स लगने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। फोर्स कैन आल्सो बी ड्यू टू मैनी नेचुरल कॉजेज, कुछ नेचुरल कॉजेज के कारण भी फोर्स लग सकता है। वी मे नॉट बी एबल टू सी सच फोर्सेज, हम उन फोर्सेज को नहीं देख सकते, बट कैन स्टिल फील और ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मगर हम उसके जो फोर्स का जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम एब्जॉर्व कर सकते हैं जो उस बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगने के कारण पड़ा है। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि जैसे हम कोई गेंद ऊपर उछालें तो वो नीचे आ जाती है, वो नीचे क्यों आई, कौन सा फोर्स लगा कि उसने उसको नीचे खींच लिया। अब हमें दिख तो रहा नहीं वो फोर्स कौन सा है, मगर वो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो कुछ नेचर में ऐसे फोर्स होते हैं, ठीक है, जो लगते हैं, जिनको ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स नहीं लगाते, दूसरे नेचुरल जो कॉजेज होते हैं फोर्स लगने की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स के कारण स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होता है। ए चेंज इज आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो चेंज ऑफ मोशन को क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर बोथ, उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए, उसको हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो गया है। अब इसने कुछ एक्टिविटी दी है, उसको देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है। टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए स्मूथ लेवल सरफेस लाइक ए टेबल। एक रबर बॉल ली हमने और उसको ऐसे हमने टेबल पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख दिया टेबल पे। जेंटली पुश द बॉल, इट स्टार्ट टू मूव, नाउ पुश इट हार्डर। उसको थोड़ा सा आप जेंटली उसको पुश करेंगे तो वो मूव करने लगेगी। नाउ पुश इट हार्डर हार्डर, फिर उसको जोर से पुश करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी चेंज इन इट स्पीड, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज। आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने पहले धीरे से उस बॉल को पुश किया था, फिर वो बॉल मूव करने लगी, फिर आपने जोर से उसको पुश कर दिया, तो फिर वो आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी स्पीड क्या घटेगी या बढ़ेगी। तो उसकी स्पीड आपने जो ज़्यादा जोर लगाया है, यानी कि फोर्स ज़्यादा लगाया, तो वो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल दिया इसने, रोल दैट बॉल ऑन द टेबल टॉप एंड नाउ पुश अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस केस, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज एंड इट कैन कम टू रेस्ट। अब देखो, आपने इधर की तरफ ऐसे धक्का लगाया, मगर जब वो बॉल मूव कर रही थी तो आपने इसको इधर से ऐसे क्या कर दिया, नाउ पुश अगेंस्ट द बॉल मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, इधर से आपने ऐसे उसको रोक लिया, धक्का लगा दिया, तो क्या होगा, द स्पीड ऑफ द बॉल डिक्रीजेज, जो स्पीड इधर की तरफ जा रही थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड इट कैन कम टू रेस्ट, और आप इसको रोक कर इसको रेस्ट पर भी ला सकते हो। थर्ड इसने दिया एग्जांपल, नेक्स्ट पुश द बॉल एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नेक्स्ट पुश द बॉल एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब इस तरफ को ऐसे जा रही है बॉल, आपने थोड़ा सा इस तरफ को फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा टेढ़ा फोर्स लगा दिया ऐसे, तो क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व,
चेंज ऑफ एंगल ऑफ योर हैंड विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉल डज योर एफर्ट रिजल्ट इन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। तो क्या होगी, देखो बॉल इधर को जा रही थी, इस तरफ को जा रही थी, आपने थोड़ा सा एंगल इस तरफ को कर दिया तो बॉल ऐसे जा रही थी, फिर इस तरफ को आ गई, यानी कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट था उसकी आपने क्या डायरेक्शन को चेंज कर दिया फोर्स लगाने से। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी अंडरस्टैंड दैट ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट मे चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। यानी कि फोर्स लगाने से क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, जैसे इस केस में किया था, फर्स्ट केस में हमने स्पीड को चेंज किया था। ठीक है, और दोनों भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी और स्पीड भी। नेक्स्ट है वी आल्सो रियलाइज डैट, अब ये इंपॉर्टेंट है, इफ द अप्लाइड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी along its direction of motion the speed of the body will increase। अगर हम फोर्स कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मान लो कोई गेंद इस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है, ये चल रही है गेंद ऐसे इस तरफ को, और हमने इस पे और ज़्यादा फोर्स लगा दिया, वो भी इसी तरफ को लगा दिया। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, गेंद की डायरेक्शन भी यही है मूव करने की। ठीक है, तो फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, इस गेंद की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। सेकंड है इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, अगर कोई बॉडी इस तरफ को ऐसे मूव कर रही है और हमने फोर्स उल्टी दिशा में लगा दिया तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन बोथ द अबव टू केसेस द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। और हमने ये माना है इन दोनों केसेस में कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधी लाइन में मूव कर रहा है। थर्ड है हमारे पास इफ द फोर्स एक्ट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फोर्स किसी एंगल पे लगता है, एक्ट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मान लो इस तरह से जा रही है कोई चीज़, ठीक है, और हमने फोर्स लगा दिया, थोड़ा सा एंगल बदल के इस तरफ को फोर्स लगा दिया, तो मान लो ये गेंद थी ऐसे इधर को जा रही थी, हमने इधर को फोर्स लगा दिया तो इसकी जो गेंद की डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी और इसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इफ़ द फोर्स एक्ट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर एंगल पे हम फोर्स लगाएंगे किसी एंगल से तो स्पीड और उसकी डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास डू यू नो। डू यू नो देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ वेरी स्मॉल बॉडी हिट्स ए वेरी लार्ज बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब एक छोटी बॉडी एक बड़ी बॉडी से क्या करती है, वेरी लार्ज बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बोथ द बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मान लो जैसे ये एक बड़ा ट्रक है और इस पर एक छोटी सी कार इस पर टक्कर लगाती है, इस पर हिट करती है इसको, तो दोनों पे फोर्स क्या लगेगा, बराबर लगेगा, बड़ी बॉडी पर भी और छोटी बॉडी पर भी। ठीक है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ को, इस बड़ी बॉडी पर, और छोटी बॉडी पर लगेगा फोर्स इस तरफ को। ठीक है, अगर देखो अगर आप मानो किसी दीवार पे अगर आप ज़ोर से मुक्का मारते हो, थप्पड़ मारते हो, ठीक है, तो दीवार पर भी फोर्स लगेगा और आपको भी दर्द होगा। ठीक है, आपके हाथ में भी दर्द होगा, तो दोनों तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिट करेगी तो छोटी बॉडी पर भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना बड़ी बॉडी पर, मगर अपोजिट डायरेक्शन में वो लगेगा। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल बॉडी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द लार्जर बॉडी। मगर जो इफेक्ट पड़ेगा वो फोर्स का जो इफेक्ट पड़ेगा है तो इक्वल, मगर फोर्स का जो इफेक्ट है वो जो छोटी बॉडी है उस पर ज़्यादा पड़ेगा इफेक्ट, और जो
बड़ी बॉडी है उस पर इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये बड़ा ट्रक है और ये छोटी कार है, दोनों की टक्कर होती है तो इस कार का ज़्यादा नुकसान होगा, इस पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा मगर इस पे इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। Our common experience also tells us that many a time the application of the force does not result in a change in the state of rest or motion of the body। और हमारा जो कॉमन एक्सपीरियंस है ये भी हमें ये बताता है कि कई बार हम फोर्स तो लगाते हैं मगर कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं निकलता, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ना तो कुछ भी मतलब चेंज नहीं होता, ना तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होता है ना ही मोशन ऑफ बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी मोशन व्हेन वी ट्राई टू पुश ए हैवी स्टोन। अगर एक बहुत भारी पत्थर है और आप उस पर फोर्स लगाते हो और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, तो आपने फोर्स तो लगाया मगर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। स्टेट ऑफ रेस्ट में जो पत्थर था पहले भी रेस्ट में था, फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में रहा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स लगाया जाए और कुछ रिजल्ट ना निकले। ठीक है, ना तो बॉडी मोशन में आए और ना ही हिले वो बॉडी। ए फोर्स मे नॉट देयरफॉर ऑलवेज सक्सीड इन ब्रिंगिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, समटाइम इट ओनली टेंड टू डू सो। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कई बार ऐसा होता है कि जो हमेशा फोर्स ऐसा नहीं होएगा कि हमेशा ही वो स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को वो चेंज कर दे, उसमें चेंज ले आए, बस वो कभी कभी उसको ऐसा करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आपने दीवार पे धक्का लगाया, आपने फुल फोर्स लगाया मगर दीवार को कुछ भी नहीं हुआ, वो वहीं की वहीं रही, तो आपने तो फोर्स लगाया, कोशिश की, ठीक है, मगर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है उसके कारण जो ऑब्जेक्ट का साइज या शेप चेंज हो सकती है। वी नो डैट टू मेक ए चपाती वी फर्स्ट टेक सम डो एंड देन रोल इन बिटवीन द पाम्स टू मेक इट स्फेरिकल। हम ये जानते हैं अगर हमने चपाती बनानी है तो हम डो लेंगे, जो एक पेड़ा लेंगे आटे का, ठीक है, उसको हम रोल करेंगे अपनी पाम्स के बीच में, हथेली के बीच में, फिर उसको स्फेरिकल बनाएंगे। We can also change the shape of an inflated balloon by gently pressing it between our palms। ऐसे ही हम किसकी शेप बदल सकते हैं, जैसे हमने रोटी की शेप बदली, ठीक है, ऐसे ही हम किसकी शेप बदल सकते हैं। एक हमने फूला हुआ गुब्बारा लिया, जब हमने उनको हथेलियों के बीच में दबाया तो जो गुब्बारे की जो शेप थी वो चेंज हो गई। Some of us might have had a chance to observe the potter at work। और हम में से कईयों ने जो कुम्हार है उसको देखा होगा बर्तन बनाते हुए, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए। ए पॉटर मेक्स पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स फ्रॉम नीडेड क्ले। जो पॉटर है वो क्या करता है, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के क्या बनाता है, बर्तन बनाता है। इन ऑल दीज सिचुएशन द चेंजेस इन साइज और शेप और बोथ टेक प्लेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन देम। और इन्हीं सिचुएशन जो हमने ये सिचुएशन की है इसमें चेंज इन साइज हुआ है, शेप हुआ है या फिर दोनों हुआ है। क्यों हुआ है, फोर्स के कारण हुआ है, फोर्स अप्लाइड करने के कारण हुआ है। तो क्या रिजल्ट अब निकलेगा, वी कैन नाउ से डैट ए फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स क्या क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, अगर कोई रेस्ट पे कोई चीज़ पड़ी है उसको चला सकता है वो। चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को वो चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकता है और कम कर सकता है। फोर्स लगने से स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकता है। ब्रिंग ए चेंज इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का साइज या शेप भी फोर्स चेंज कर सकता है। कॉज टू और मोर और ऑल दिस इफेक्ट, ठीक है, इनमें से कोई दो या दो से ज़्यादा या सभी इफेक्ट भी एक साथ हो सकते हैं। यानी कि
कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है वो मूव भी कर सकता है, उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसकी शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। सारे इफेक्ट फोर्स एक साथ भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक्टिविटी हमें दे रखी है। ट्राई टू एनालाइज दिस सिचुएशन, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल फॉर ए 6। एक बैट्समैन ने क्या लगाया, 6 लगाया है। ए गोलकीपर सेव्स ए गोल बाय किकिंग द बॉल अवे। ठीक है, अब ये गोल कीपर ने क्या लगाई है, किक लगाई है इस साइड को, ठीक है, गोल बचाने के लिए। कैन वी से डैट दिस एक्शन कॉज वन और मोर द अबव स्टेटेड इफेक्ट। क्या हम कह सकते हैं कि ये दो एग्जाम्पल थे, इसमें एक से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, जो फोर्स लगाया उससे एक से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। आइडेंटिफाई करो कि किस एजेंट के द्वारा फोर्स लगा है। आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द स्पीड ऑफ द बॉल चेंजेस। तो स्पीड, जो बॉल की जो स्पीड है वो कितनी बार चेंज हो रही है। चलो ये एग्जांपल है, जैसे ये बैट्समैन है, बॉलर ने इसकी तरफ गेंद को फेंका ऐसे, ठीक है, तो किस तरफ को जा रही थी गेंद, बैट्समैन की तरफ जा रही थी। बैट्समैन ने अपने बैट से उसको हिट किया, तो अब बॉल किस तरफ गई, 6 की तरफ गई, बाउंड्री की तरफ गई, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, मान लो कि जो बॉल थी वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बैट्समैन की तरफ आ रही थी, मगर जब बैट्समैन ने उसको हिट किया तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, डायरेक्शन तो चेंज हुई, तो फिर होगी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी। ठीक है, और जब वो उठाकर लेके आया, जब 6 लगा तो बाहर चली गई बाउंड्री से, जब प्लेयर उस गेंद को उठाकर लेकर आया तो उसने देखा कि वो गेंद क्या हो गई है, उस थोड़ी सी उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है, क्योंकि बैट्समैन ने बहुत ज़ोर से उसको हिट किया था, तो शेप भी चेंज हो गई, बॉल का साइज भी चेंज हो गया, डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, तो एक साथ कई इफेक्ट फोर्स कर सकता है। आगे हमारे पास डू यू नो में, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस टू बी इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट लगातार मोशन में ही रहेगा विद द सेम स्पीड, उसकी स्पीड भी सेम रहेगी, डायरेक्शन भी स्पीड सेम रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। इट इज़ ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू resist any change in their state of rest or motion. This is known as law of inertia. और ये एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो रजिस्ट करता है, विरोध करता है किसी भी चेंज का इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई या तो वो चीज़ रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, वो किसी भी रजिस्ट करेगा किसी भी चेंज को। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे पड़ी है, कोई गेंद ऐसे फर्श पे पड़ी है, तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए, और कोई गेंद मूव कर रही है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगेगा। इसको ही क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीडेड। We know that harder we kick a football, the faster it moves. It means, हम ये जानते हैं कि जितना हम फुटबॉल को ज़ोर से किक करेंगे उतनी ही वो तेज़ी से मूव करेगी। It means greater is the applied force, greater is the change in the speed of object. जितना हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही उस ऑब्जेक्ट की स्पीड में ज़्यादा चेंज होगा। कंसीडर ए लाइटर मास एंड ए हैवियर मास। कंसीडर कर लिया हमने, एक लाइटर मास कार ली और एक हैवी जो मास है वो है लोडेड ट्रक है कोई, पार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, एक हॉरिजॉन्टल रोड पर, एक सीधे रोड पर खड़ा है। वी ऑल नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए मच ग्रेटर पुश इज नीडेड टू मूव द ट्रक देन ए कार। अगर हमने ट्रक को मूव करना है, ठीक है, तो पुश धक्का किस पे ज़ोर से लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि ट्रक पे
धक्का ज़ोर से लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत किसको पड़ेगी? ट्रक को पड़ेगी मूव करने के लिए कार की तुलना में। नाउ सपोज वी अप्लाई द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम टू बोथ द कार एंड द ट्रक। द कार पिक्स अप ए ग्रेटर स्पीड देन द ट्रक इन दैट टाइम। मान लो कि हमने बराबर फोर्स उतने ही समय के लिए, ठीक है, कार और ट्रक पर, भाई टाइम भी बराबर था, मान लो 1 मिनट तक हमने फोर्स लगाया, बराबर फोर्स लगाया कार पर भी और ट्रक पर भी, तो कौन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा? तो इस केस में कार तेज़ी से ज़्यादा मूव करेगी, क्योंकि कार को स्पीड पकड़ने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत है। We thus realize the mass of an object and the value of change in its speed are both important parameter and determine the magnitude of the force needed। हमने रियलाइज़ किया कि मास ऑफ कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कि वो कितना भारी है, कितने किलोग्राम का है, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्पीड आर बोथ इम्पोर्टेंट, और उसकी जो स्पीड में चेंज हो रहा है वो दोनों इम्पोर्टेंट है, और ये पैरामीटर है डैट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नीडेड, जो किसको बताते हैं? फोर्स कितना चाहिए, ठीक है, फोर्स को कितना मैग्नीट्यूड चाहिए उसको ये बताते हैं। आगे हमारे पास है डू यू नो। स्प्रिंग बैलेंस इज ए सिंपल डिवाइस। ये स्प्रिंग बैलेंस हमको दे रखा है, ये एक सिंपल डिवाइस है मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए coiled स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, coiled स्प्रिंग लगा हुआ है ये, ठीक है। इसमें जब कोई चीज़ ऐसे लटकाई जाती है तो ये खींचता है और उससे हमें फोर्स का पता लगता है कि कितना फोर्स लगा है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुअल स्केल। जैसे ये नीचे की तरफ आता है स्प्रिंग, ये स्केल बनी हुई है, इससे हमें पता लग जाएगा कि कितना फोर्स लगा है। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, हमें रीडिंग ये मिल जाएगी, यहाँ से हम इसकी रीडिंग देख लेंगे। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जितनी रीडिंग आई है वो फोर्स का क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड बताएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर कोई चीज़, भारी सी चीज़, कोई पत्थर ऐसे लटका दिया, इसके साथ बांध दिया, तो ये नीचे की तरफ जाएगा स्प्रिंग और रीडिंग देगा। रीडिंग मान लो रीडिंग आई 2 न्यूटन, ठीक है। फोर्स को किस में मेज़र करते हैं? फोर्स को मेज़र करते हैं हम न्यूटन में, ठीक है। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मेज़र करते हैं। ऐसी फोर्स को हम किस में मेज़र करेंगे? फोर्स को हम मेज़र करेंगे न्यूटन में। एन से इसको दिखाते हैं, ठीक है। न्यूटन के जो साइंटिस्ट था उसके नाम से रखा गया न्यूटन। तो मान लो पत्थर जब लटकाया इसमें तो रीडिंग आई 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये 2 क्या है? ये जो 2 न्यूटन रीडिंग आई है, इसमें 2 क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है कि कितना फोर्स पत्थर के कारण लगा है नीचे की तरफ, ठीक है। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर हमारा आ जाता कि 10 न्यूटन फोर्स लगा है, तो 10 क्या है? 10 है मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितना फोर्स लगा है, छोटा फोर्स है या बड़ा फोर्स है। अगर आप कहोगे 2 न्यूटन लगा है तो फोर्स कम है, अगर आप कहोगे 10 न्यूटन है तो फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 2 और 10 ये क्या चीज़ है? ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो नंबर है, ये क्या बता रहे हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक है। ये आप बड़ी क्लास 9th 10th में पढ़ोगे कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन कब होता है? जब वो प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर, जब वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मास की बॉडी है और इतना एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस हो तो 1 न्यूटन फोर्स लगता है, ठीक है। इसको आप डिटेल में क्लास 9 या 10th में पढ़ोगे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इट इज़ नाउ ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू नो
बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन इन विच इट एक्ट्स टू कम्प्लीटली स्पेसिफाई इट। हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड भी पता होनी चाहिए और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि फोर्स कहाँ लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, ये दोनों बातों का हमें पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का तो मैंने बता दिया, जैसे कि 10 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, ठीक है, 3 न्यूटन है। आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, ये बड़ा फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड ये बताता है कि फोर्स कितना बड़ा या कितना छोटा है, ठीक है। तो 10 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, इसमें 2 मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें 3 हो गया, ठीक है। बताता है फोर्स मैग्नीट्यूड कि फोर्स कितना छोटा या बड़ा है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, फोर्स किस तरफ लगा है, ठीक है। मान लो ये बॉक्स है और इस पर फोर्स लगाना है हमने, इस तरफ को फोर्स लगाना है, बॉक्स को इधर को धक्का देना है हमने, ठीक है। तो मान लो 10 न्यूटन इस पर फोर्स लगेगा, तो उसकी डायरेक्शन हमें ऐसे ऊपर बतानी पड़ेगी कि इस तरफ को फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर इस तरफ को फोर्स लगाना है, मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगाना है इस तरफ को, ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे तीर का निशान दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। यानी कि फोर्स की दोनों चीज़ें होती है, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। व्हेन वी चेंज आइदर द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड फोर्स, इट इफेक्ट चेंजेस। जब हम किसी भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज करें, मैग्नीट्यूड चेंज करें या दोनों चीज़ें चेंज करें, तो फिर क्या होता है, फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। जो फोर्स का जो इफेक्ट पड़ेगा वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं इस तरफ को, ठीक है, तो ये बक्सा आगे को खिसकेगा, इस तरफ को खिसकेगा। अगर हम 10 की जगह 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो हमने क्या बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, तो बक्सा और तेज़ी से मूव करेगा। यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज करने से क्या बढ़ेगा, फोर्स पे जो इफेक्ट है उस पर फ़र्क पड़ेगा। ऐसे अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी फ़र्क पड़ेगा, या दोनों चीज़ें चेंज करोगे तब भी इफेक्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।